Good morning, class. So, in our last lecture, we were studying the components of the budget, and in that topic, we have covered the revenue receipts. We are studying about the budget receipts. We have studied that there are two components, that are budget receipts and budget expenditure, and in that, we have covered the revenue receipts, that is a part of the budget receipts. Now, we will continue with our topic, that is capital receipts, that is the second part of the budget receipts. What are capital receipts? Capital receipts are those receipts of the government which either create a liability for the government or cause a reduction in its assets. See, जो हमारी रेवेन्यू रिसीप्ट्स थी उनका कोई भी इफ़ेक्ट हमारे गवर्नमेंट के एसेट्स या लायबिलिटी पे नहीं पड़ता था, लेकिन कैपिटल रिसीप्ट्स में क्या होता है, कैपिटल रिसीप्ट्स जो हैं या तो गवर्नमेंट के लिए एक लायबिलिटी क्रिएट कर देती हैं या फिर उसके एसेट्स को रिड्यूस कर देती हैं। ये कैसे होता है वो हम इसके क्लासिफिकेशन से अंडरस्टैंड करेंगे। रिकवरी ऑफ लोन, the central government offers loan to the state government to cope up with the financial crisis. When these loans are recovered, assets of the government are reduced. Accordingly, these are classified as capital receipts. सी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो क्या करती है, वो स्टेट गवर्नमेंट को लोन देती है जब भी कोई फाइनेंशियल क्राइसिस आते हैं, जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उनको, तो उनकी हेल्प के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट उनको लोन देती है। अब लोन जो है वो गवर्नमेंट के लिए एक एसेट हो गया, मतलब जिनको हम उधार देते हैं वो हमारे डेटर्स होते हैं और डेटर तो हमारे लिए एक एसेट होते हैं। तो ऐसे ही जो गवर्नमेंट है उसके लिए ये एक एसेट हो गया, लेकिन जब वो लोन रिकवर होगा तो जो गवर्नमेंट के एसेट, मतलब मनी तो रिसीव्ड होगी गवर्नमेंट को, लेकिन जो उसके एसेट है, डेटर्स हैं, वो रिड्यूस हो जाएंगे। तो इस वे में जो रिकवरी ऑफ लोन है उसको हम कैपिटल रिसीव कहते हैं। जैसे हमने पढ़ा था कि एसेट या में मतलब एसेट का रिडक्शन होता है या लायबिलिटी क्रिएट होती है, तो यहाँ पर एसेट का रिडक्शन हो रहा है by recovery of loans. Next is borrowings and other liabilities. While lending creates assets, borrowing creates liability. Accordingly, borrowings are to be treated as capital receipts. Government borrows money from the general public, RBI and rest of the world. Government जो है वो borrow भी करती है मनी डिफरेंट सोर्सेज से, जैसे कि पब्लिक से कर सकती है, आरबीआई से कर सकती है, या फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड वो फाइनेंशियल हेल्प ले सकती है। तो जब वो मतलब कोई भी बोरोइंग करेगी तो वो उसके लिए एक लायबिलिटी बन जाएगी, मतलब क्रेडिटर्स उसके जो हैं वो प्लस हो जाएंगे। तो जब लायबिलिटी क्रिएट होगी, लायबिलिटी मतलब क्रिएट होगी तो क्या होता है, तो किसी भी रिसीप्ट से अगर गवर्नमेंट की लायबिलिटी क्रिएट हो रही है तो वो उसके लिए कैपिटल रिसीप्ट होती है। यहाँ पर क्या है कि उसे मनी तो बोरोइंग से मिल रही है, साथ ही साथ में उसकी एक लायबिलिटी भी क्रिएट हो रही है, तो इसलिए जो बोरोइंग्स हैं गवर्नमेंट की वो उसके लिए capital receipts कहलाएंगी। Next is other receipts. These includes items like divestment. It is the opposite of investment. Divestment occurs when the government sells off its shares of the public sector enterprises to प्राइवेट सेक्टर। इसमें क्या होता है कि मतलब अदर रिसीप्ट्स में हमारे डाइवेस्टमेंट आ जाता है। डाइवेस्टमेंट क्या होता है, डाइवेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट का उल्टा होता है। डाइवेस्टमेंट जब होता है जब गवर्नमेंट मतलब जो एंटरप्राइजेस ओन कर रही है, जो गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस ओन करती है उन्हें पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस कहते हैं। तो गवर्नमेंट उन पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के जो शेयर्स होते हैं वो सेल ऑफ कर देती है किसी प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज को, मतलब किसी भी बिजनेसमैन को सेल कर देती है जो प्राइवेट एंटरप्राइज को रन कर रहा है। तो जो भी मनी इस डाइवेस्टमेंट से उसको रिसीव होती है, जब वो शेयर सेल करेगी तो उसको कुछ मनी रिसीव्ड होगी, वो कैपिटल रिसीव कहलाती है। क्यों कहलाती है, बिकॉज इट कॉजेज रिडक्शन इन एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट, मतलब जितना जो एसेट्स थे गवर्नमेंट के वो रिड्यूस हो जाते हैं इससे, मतलब वो सारा कुछ ओनरशिप जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज हैं उनकी प्राइवेट सेक्टर को दे देती है, तो जो उसके एसेट्स हैं
जो हम मतलब उसके जो शेयर्स हैं वो रिड्यूस हो गए। तो इन दिस वे जो अदर रिसीप्स हैं या डाइवेस्टमेंट है वो भी हमारा कैपिटल रिसीप्स में आता है। तो कैपिटल रिसीप बेसिकली क्या करती हैं, ये गवर्नमेंट की मतलब वो रिसीप्स होती हैं जो मतलब जिस रिसीप्ट से गवर्नमेंट के लिए कोई लायबिलिटी क्रिएट हो जाती है या फिर उसके एसेट्स का रिडक्शन हो जाता है, वो हमारी कैपिटल रिसीप्स कहलाती हैं। नेक्स्ट इज़ द बजट एक्सपेंडिचर। ये जो पोर्शन हमने पढ़ा था वो हमारा था बजट रिसीप्स का। अब हम पढ़ेंगे बजट एक्सपेंडिचर। बजट एक्सपेंडिचर रेफर्स टू एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट ड्यूरिंग द फिस्कल ईयर। देखो बजट रिसीप्स, जो भी रिसीप्स मनी की फॉर्म में गवर्नमेंट को होंगी एक ईयर में, वो हमारी बजट रिसीप्स थी। और बजट एक्सपेंडिचर क्या है, जितना भी एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट को करना होगा एक मतलब अकाउंटिंग ईयर के अंदर, वो उसका बजट एक्सपेंडिचर कहलाएगा। यानी कि वो एक एस्टिमेट लगा लेगी कि जो भी उसने पॉलिसीज़ बनाई हैं उसमें जो सब्सिडीज़ उसको देनी है उन सब में कितना मतलब, या कहीं उसको इन्वेस्टमेंट करना है तो उन सब में कितना उसको एक्सपेंसेस करने पड़ेंगे। तो उसका पूरा एक एस्टिमेट एक ईयर का जो है वो हमारा बजट एक्सपेंडिचर कहलाता है। Budget expenditure of government is broadly classified as revenue expenditure and capital expenditure or plan expenditure and non-plan expenditure। सी बजट एक्सपेंडिचर को हम दो तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं। एक तो हम उसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर भी हमारा बजट एक्सपेंडिचर होता है, एंड प्लान एक्सपेंडिचर प्लस नॉन प्लान एक्सपेंडिचर भी हमारा बजट एक्सपेंडिचर होता है। So first of all we will study the revenue expenditure and capital expenditure. So what is revenue expenditure? Revenue expenditure refers to the estimated expenditure of the government in a fiscal year which does not create assets or causes a reduction in liability. See revenue expenditure बिल्कुल revenue receipts की तरह है, बस difference है कि वो उस गवर्नमेंट की रिसीप्स थी और ये गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है। वहाँ पर भी उन रिसीप्ट से कोई भी गवर्नमेंट के एसेट्स या लायबिलिटी पे इफ़ेक्ट नहीं पड़ रहा था और इस पे भी कोई भी गवर्नमेंट के एसेट या लायबिलिटी पे इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि इन एक्सपेंसेस को करने से ना ही गवर्नमेंट के लिए कोई एसेट क्रिएट होगा या फिर उसकी कोई भी लायबिलिटी रिड्यूस नहीं होगी। ओके, Now, important items of revenue expenditure in Indian government budget are, कौन कौन से revenue expenditure items हैं जो Indian government budget में include किए जाते हैं? These are wage bills of the government, interest payment, expenditure on subsidies, defense purchase. See, अगर गवर्नमेंट कोई भी मतलब वेज बिल पे कर रही है, कि वेजेस पे कर रही है, या वो कोई भी इंटरेस्ट पे कर रही है, या कोई भी सब्सिडीज़ दे रही है, डिफेंस के लिए कोई आइटम्स परचेज़ कर रही है, तो इससे ना तो उसके का कोई एसेट क्रिएट हो रहा है और ना ही जो है वो उसकी लायबिलिटी रिड्यूस हो रही है। इंटरेस्ट पे करना एक एक्सपेंस हो गया गवर्नमेंट का, वो उसकी ना तो एसेट में आ रहा है ना ही लायबिलिटी में आ रहा है। वेजेस भी उसका एक एक्सपेंस हो गया, उसकी ना एसेट में आ रहा है ना लायबिलिटी में आ रहा है। सब्सिडीज़ दे रही है तो वो भी उसके लिए ना तो कोई एसेट बना रहा है ना ही लायबिलिटी को रिड्यूस कर रहा है। डिफेंस के लिए का भी सेम है। तो यहाँ पर क्या है कि जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है उस एक्सपेंस को करने से गवर्नमेंट के लिए ना तो कोई एसेट क्रिएट होता है और ना ही उसकी कोई लायबिलिटी रिड्यूस होती है। इसी एक्सपेंसेस हम बेसिकली किस लिए करेंगे? एक्सपेंसेस हम करते हैं या तो कोई चीज़ परचेज़ करने के लिए या फिर किसी चीज़ को मतलब सेल ऑफ कर मतलब हम सॉरी या तो कोई चीज़ हम परचेज़ करेंगे या फिर हमारी कोई लायबिलिटी है उसको ख़त्म करने के लिए हम एक्सपेंसेस करेंगे। ठीक है, लेकिन कुछ एक्सपेंसेस ऐसी होती हैं जो हमारी एसेट्स को ना तो क्रिएट करती हैं ना ही हमारी लायबिलिटी को रिड्यूस करती हैं, तो वो हमारी जो है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाता है। Next is the capital expenditure. Capital expenditure refers to the estimated expenditure of the government in a fiscal year which creates assets or causes reduction in liabilities. Capital expenditure revenue expenditure का opposite है कि मतलब जो
गवर्नमेंट के लिए कोई एसेट क्रिएट कर देता है या उसकी जो लायबिलिटीज़ हैं उनको रिड्यूस कर देता है, तो वो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाता है। इंपॉर्टेंट आइटम्स ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर इन द इंडियन गवर्नमेंट बजट आर एक्सपेंडिचर ऑन लैंड एंड बिल्डिंग, एक्सपेंडिचर ऑन मशीनरी एंड इक्विपमेंट, परचेजेस ऑफ शेयर्स, लोन्स बाय सेंट्रल गवर्नमेंट टू स्टेट गवर्नमेंट। सी यहाँ पे क्या है कि अगर कोई एक्सपेंसेस कर रहा है गवर्नमेंट, कोई लैंड एंड बिल्डिंग परचेज़ करने के लिए, कोई मशीन या इक्विपमेंट परचेज़ करने के लिए, या किसी कंपनी के शेयर्स परचेज़ कर रहा है, तो इन सब चीज़ों से क्या होगा कि गवर्नमेंट के असेट्स इंक्रीज़ हो रहे हैं। एक्सपेंसेस करने से उसके लिए एसेट्स क्रिएट हो रहे हैं, तो यहाँ वो गवर्नमेंट के क्या कहलाएंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएंगे। सिमिलरली अगर गवर्नमेंट लोन दे रहा है स्टेट गवर्नमेंट को, तो उसके लिए डेटर्स इंक्रीज होंगे तो उसके असेट्स क्रिएट होंगे, ओके, तो वो भी उसके लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन जो हमारे बजट एक्सपेंडिचर का था वो प्लान एंड नॉन प्लान एक्सपेंडिचर था। सो व्हाट इज़ प्लान एंड नॉन प्लान एक्सपेंडिचर? प्लान एक्सपेंडिचर refers to expenditure related to specified plans and programs of the government, assistance of central government to state government। मतलब गवर्नमेंट ने अगर कोई भी पहले से प्लान्स बना रखे हैं मतलब डेवलपमेंट के लिए कंट्री के, या फिर स्टेट गवर्नमेंट को असिस्ट करने के लिए, तो वो प्लान्ड एक्सपेंडिचर कहलाते हैं गवर्नमेंट के। जैसे उसने पहले से ही एक प्लान कर रखा है कि यहाँ इन जगहों पे वो रोड का कंस्ट्रक्शन करेगी गवर्नमेंट, ब्रिजेस बनाएगी, हॉस्पिटल्स बनाएगी, तो वो सब उसके प्लान एक्सपेंडिचर में आ जाते हैं। एंड नॉन प्लान एक्सपेंडिचर जितने भी एक्सपेंडिचर प्लान एक्सपेंडिचर के अलावा गवर्नमेंट करती है वो उसके नॉन प्लान एक्सपेंडिचर कहलाते हैं। ये एक्सपेंडिचर मतलब गवर्नमेंट की रूटीन फंक्शनिंग के लिए होते हैं। वो तो एक पूरा प्लान है, मतलब एक ईयर में जो भी उसने प्लान कर रखा है उसके लिए एक्सपेंडिचर जो होगा वो प्लान होगा। और नॉन प्लान मतलब डे टू डे फंक्शनिंग के लिए, मतलब बिना किसी प्लान्ड वे में अगर कोई वो एक्सपेंडिचर करती है तो वो नॉन प्लान एक्सपेंडिचर कहलाता है। जैसे डेली जितनी भी लॉ और ऑर्डर से रिलेटेड वो सर्विसेज प्रोवाइड करती है, डिफेंस और सब्सिडीज़ से रिलेटेड जितने भी एक्सपेंडिचर वो करती है, तो ये सब नॉन प्लान्ड होते हैं और इसलिए और ये डे टू डे फंक्शनिंग के लिए भी होते हैं ऑफ द गवर्नमेंट। सो ये जो है वो हमारे नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर कहलाते हैं। So with this we have completed our topic, that is components or the structure of the government budget, and the next topic we will be covering in our next lecture. So thank you.